गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? वेल, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। हमने देखा कि इंस्टेंट रेट एंड एवरेज रेट क्या होता है। जैसे जैसे प्रोडक्ट स्पीसीज चेंज होती रहती है वैसे वैसे प्रोडक्ट स्पीसीज बढ़ती रहती है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होता रहता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ता जाता है। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनके कारण ये इफेक्ट होती हैं? रेट डिपेंड करता है, रेट डिस्टर्ब होता है, फास्ट होता है, स्लो होता है, अनइफेक्टेड होता है। तो उन फैक्टर को आज हम समझेंगे, एक न्यू टॉपिक, एंड दैट इज द फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो लेट स्टार्ट। टुडे टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। Now first we discuss about the first factor is nature of reactant। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की नेचर पर डिपेंड करता है। कैसे? हमने एक आयनिक कंपाउंड लिया NaCl, रिएक्शन कराया AgNO3 से, जिसमें आयनिक कंपाउंड, जिसमें आयनिक कंपाउंड, दोनों ने फॉर्म करा NaNO3 एंड AgCl PPT, व्हाइट कलर के PPT मिले। रिएक्शन बहुत इंस्टेंटली हो गया। कैसे हो गया? Na plus Cl minus Ag plus NO3 minus, बोथ आर द आयनिक स्पीसीज। रिएक्शन के अंदर दोनों स्पीसीज को अपने आयन एक्सचेंज करने थे, प्रोडक्ट फॉर्म करना था, PPT बन गए, दैट सेटल डाउन एट द बॉटम। रिएक्शन कैसा होगा? वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन, वेरी इंस्टेंटली फॉर्म हो गया होगा। जैसे हमने NaCl AgNO3 को डाला तो हमें क्या मिला? AgCl के PPT व्हाइट कलर के इसमें मिले, वेरी इंस्टेंट। किसके कारण हुआ? डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। अब हमने क्या लिया? एग्जांपल बी देख लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक एग्जांपल पढ़ा था, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म द अमोनिया। क्लियर? नाइट्रोजन कोवेलेंट कैरेक्टर, हाइड्रोजन also covalent character, ammonia also covalent character, nitrogen exist, nitrogen triple bond nitrogen, hydrogen gas exist, hydrogen single bond hydrogen, and ammonia exist, nitrogen with hydrogen covalent bond। क्लियर है? फर्स्ट रिएक्शन के अंदर ये आयनिक रिएक्शन है, आयनिक कंपाउंड है। सेकंड के अंदर है कोवेलेंट कंपाउंड है। इनका नेचर आयनिक है, इसका नेचर कोवेलेंट है। इन कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना है, तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। यहां कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। धीरे धीरे बॉन्ड टूटेंगे, धीरे ही बॉन्ड फॉर्म होंगे। इट मींस दैट बॉन्ड को डिसोसिएट होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट, बॉन्ड को फॉर्मेशन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो रिएक्शन कैसी हो रही है? ये स्लो रेट रिएक्शन।
समझ में आया? तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का नेचर आयनिक है, कोवलेंट है, कैसा है उस पर डिपेंड करते हैं। क्लियर है? सेकंड हम समझ लेते हैं। सेकंड पॉइंट इज rate of reaction is depend on the phase of reactant। phase means state से जो हमारे पास सब्सटेंस होते हैं वो गैसियस फेज के होते हैं, लिक्विड फेज के होते हैं एंड सॉलिड फेज। गैसियस मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, लिक्विड मॉलिक्यूल पास पास होते हैं एंड सॉलिड मॉलिक्यूल आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। क्लियर है? जितने मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे उतना ही उनमें मोशन रैपिडली होगा, जितना उनमें रैपिड मोशन होगा उतना ही उनके अंदर रिएक्शन को करने की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। जितना रिएक्शन जल्दी से होगा उतना ही उसका रेट ज्यादा होगा कम टाइम इंटरवल के अंदर। तो वी कैन से दैट द गैसियस मॉलिक्यूल हैव मोर रेट ऑफ रिएक्शन, gaseous substance have more rate of reaction as compared to liquid, and liquid more as compared to solid। क्योंकि solid के अंदर diffusion कम होता है, तो diffusion कम होगा, diffusion का rate कम होगा तो reaction का rate भी कम होगा। गैस के अंदर diffusion ज्यादा होगा, diffusion ज्यादा होगा तो reaction का mixing ज्यादा होगी reactant की और उसका formation भी जल्दी होगा। It means rate of reaction जल्दी होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है? तो फर्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट, सेकंड इज द फेज ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है? नोट करें, आगे चलते हैं। यदि किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है मुझे कमेंट बॉक्स में आप भेजें कि टॉपिक क्लियर नहीं है या अच्छे से क्लियर है तो भी डालें कमेंट बॉक्स में। थर्ड वन, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। जितना स्टेबल प्रोडक्ट होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। मोर स्टेबिलिटी देन मोर रेट ऑफ रिएक्शन। Rate of reaction inversely proportional to stability of reactant। Less stability of reactant, more रेट ऑफ रिएक्शन। समझ लेते हैं इसको। टू ऑर्गेनिक एसिड CH3COH एंड HCOH, एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड, बोथ आर ऑर्गेनिक, ऑलमोस्ट वीक एसिड है। दोनों का रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, हम सिंगल फेज समझते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन। तो CH3COH dissociate into CH3CO acetate ion and H+।
दिस वन इज HCO माइनस एंड H प्लस। हमें देखना है कि दोनों में से किसका रेट ज्यादा होगा, कौन सी रिएक्शन कंसीडर की जाएगी फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन, दिस वन और दिस वन, कौन सा? द रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, विच वन इज मोर? एसीटेट आयन एंड फॉर्मेट आयन, दोनों में से जो ज्यादा स्टेबल होगा वही रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन होगी और वही रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। इन दिस one negative charge, CO minus, but the difference is CH3 and H. हटो, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ऑलरेडी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा जिसके कारण ये क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन जो नहीं करता, हम देख रहे हैं कि यहां CH3 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, ऑलरेडी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, चार्ज और बढ़ जाएगा, चार्ज जहां ज्यादा होगा वो उतना ही अनस्टेबल होता चला जाएगा, जितना अनस्टेबल होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, ये मोर स्टेबल। इट मीन्स हम ये कहेंगे कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस वन, इट हैव मोर स्टेबल देन मोर रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? नाउ पॉइंट नंबर 4, क्लियर हुआ? नोट करें, समझें। पॉइंट नंबर 4, टेम्परेचर। हमें पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। जैसे जैसे हम कोई हमारे पास सब्सटेंस है, रिएक्टेंट स्पीसीज हैं, हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने से उनके बीच के इंटरमोलिकुलर फोर्स चेंज होगी, फोर्स चेंज होगी, बॉन्डिंग चेंज होगा, बॉन्डिंग चेंज होगा तो उतनी ही जल्दी हमें प्रोडक्ट की फॉर्मेशन दिखाई देगी। प्रोडक्ट की फॉर्मेशन दिखाई देगी तो इट मींस उस रिएक्शन का रेट उतना ही ज्यादा है। क्लियर हुआ? इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें आगे इस चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा एंड दैट इज द अरेनियस इक्वेशन। एक्टिवेशन एनर्जी को समझना पड़ेगा, वहां इस टॉपिक का पूरा लिंक वहीं पढ़ेंगे हम कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर दैट शुड बी डिस्क्राइब बाय द अरेनियस इक्वेशन। क्लियर है? अब यहां इतना समझें कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ता है। नेक्स्ट, now fifth one, catalyst। हम जानते हैं कि कैटलिस्ट क्या होते हैं। कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंस विच इंक्रीज और डिक्रीज दोनों करते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट्स नोन एज द कैटलिस्ट। बट हियर वी डिस्कस ओनली द इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट आर दोज, हम समझ लेते हैं एग्जांपल से, नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं अमोनिया। ये रिएक्शन अपने रेट से होता है,
नाइट्रोजन गैस को जब हाइड्रोजन के साथ डालते हैं, कोवलेंट करैक्टर है, बॉन्ड डिसोशिएट होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं और एक प्रोडक्ट हमें मिलता है अमोनिया गैस। इस रिएक्शन को यदि हमें जल्दी कराना है, प्रोडक्ट हमें जल्दी फॉर्म हो जाए, डिजायर्ड प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ जाए, तो क्वांटिटी कैसे बढ़ा सकते हैं हम किसी भी प्रोडक्ट की, ये हमें समझाया था क्लास 11th में ली चैटलियर प्रिंसिपल से, कि हम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन मैक्सिमम टू मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं। तो हमें इसके रेट को बढ़ाना है, तो हम यहाँ क्या डालें, हम प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड दैट इज आयरन एंड आयरन ऑक्साइड Fe and Fe2O3। तो यहां समझाया गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द आयरन एंड इट्स ऑक्साइड, इन पर डिपेंड करता है। इनके कारण इन दोनों के बॉन्ड का डिसोसिएशन एंड फॉर्मेशन होता है। तो कैटलिस्ट प्ले फैक्टर अफेक्टिंग फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन। होता क्या है इसके अंदर, सपोज हम ग्राफ से समझ लेते हैं कि हमारे पास इधर टाइम ड्यूरेशन है, इधर हमारे पास एनर्जी है, हमारा रिएक्टेंट है, इन रिएक्टेंट का कुछ अपना एनर्जी होगा। जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगी टाइम के साथ, ये रिएक्टेंट एनर्जी ER और एक हमें यहां पर प्रोडक्ट मिला प्रोडक्ट एनर्जी, और एक ये फेज है, दिस फेज इज नोन एज द ट्रांजिशन फेज, और इस एनर्जी को बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, जहां पर डिजायर्ड प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाता है, बट प्रोडक्ट हमें यहां मिलता है, इस एनर्जी पर आके मिलता है। ये रिएक्टेंट एनर्जी, ट्रांजिशन फेज, थ्रेशोल्ड एनर्जी, और ये एनर्जी कहलाती है हमारा, और ये यहां से रिएक्टेंट एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचा एंड दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्टेंट थे हमारे पास, उनकी कुछ अपनी एनर्जी होगी, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुई, एक फेज आया इंटरमीडिएट फेज, ट्रांजिशन फेज, जहां एनर्जी पर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट होने लगा, दैट्स कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फेज, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ओवर ए टाइम पीरियड हमें एक प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, डिजायर्ड प्रोडक्ट, इसकी अपनी ये एनर्जी। अब हमें क्या करना है, इस प्रोडक्ट को जल्दी फॉर्म करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसकी एक्टिवेशन, जिस पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है, एक्टिवेट हुआ है, उस एनर्जी को कम करना होगा। तो कम करने के लिए क्या डालना पड़ेगा, एक कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करेगा, इस प्रोडक्ट को, दिस वन इज द कैटलिस्ट, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा और प्रोडक्ट हमें आसानी से फॉर्म हो जाएगा। दिस इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट। क्लियर है। नाउ सिक्स्थ वन इज द कंसंट्रेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट दैट वन इज, आगे चैप्टर में यही चलने वाला है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे रिएक्टेंट का, उतना ही रेट बढ़ता जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता चला जाएगा और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होती चली जाएगी। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे, रेट बढ़ता जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता चला जाएगा, एंड दैट इज द इंपैक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इसको अच्छे से डिटेल में समझेंगे आगे वाले टॉपिक में, जिसको हमने बोला है रेट लॉ। तो रेट लॉ हमें यही बताएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के कारण रिएक्शन के रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज होगा या नहीं होगा। जनरली हम समझ लेते हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट बढ़ता है,
लेकिन ऐसा नहीं है कि बढ़ेगा, डिक्रीज भी हो सकता है, अनचेंज भी होता है। तो अप टू दैट आई होप सो कि आपको सभी फैक्टर्स क्लियर हो गए होंगे। इस टॉपिक को हम डिटेल में समझेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर, एंड नेक्स्ट लेक्चर इज बेस्ड ऑन द रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। क्लियर है? थैंक यू।